बंगाल सिर्फ एक चुनाव नहीं है बीजेपी के लिए, बंगाल सिर्फ एक जीत नहीं है, बंगाल सिर्फ एक और राज्य नहीं है बीजेपी के लिए, बल्कि बंगाल बीजेपी के लिए एक सपना पूरे होने जैसा है। बीजेपी पैदा हुई जनसंघ की पाठशाला से। जनसंघ को जन्म दिया श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने, जो बंगाल की आजादी के बड़े नेता थे। बीजेपी मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र सब जगह जीत जाती थी, लेकिन बंगाल कभी नहीं जीत पाई। बीजेपी के बड़े बड़े नेता के दिल में ये बात हमेशा चुभती थी। 4 मई वो तारीख है जो कांटा बीजेपी के सीने में चुभा है वो निकल सकता है। 4 मई को बीजेपी कह सकती है, जहां पैदा हुए मुखर्जी वो बंगाल हमारा है। अब बंगाल से निर्मम सरकार का अंत होकर रहेगा, इसलिए बंगाल के हर कोने से आवाज उठ रही है, जय बीजेपी सरकार। कोलकाता में भगवा, हावड़ा में भगवा, हुगली में भगवा, भवानीपुर में भगवा, आसनसोल में भगवा, दुर्गापुर में भगवा। आज जो बंगाल की हकीकत है वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी का ख्वाब था। ये वो प्रण है जिसको हर हाल में बीजेपी को पूरा करना है। ये वो लक्ष्य है जिसके लिए नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी जान से लगे हैं। 2006 बंगाल चुनाव में सिर्फ 1.93% वोट मिले थे। 2026 में टुडेज चाणक्य एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी को 48% वोट मिल सकते हैं, यानी 20 साल में 46.07% वोट बढ़े। जिस बंगाल के लिए दावा किया जाता था बीजेपी कभी दस्तक नहीं दे पाएगी, जिस कोलकाता में बीजेपी कभी घुस नहीं पाई थी, जो भद्र लोग भगवा से दूर रहता था, आज उसी कोलकाता में भगवा की सुनामी नजर आ रही है। 5 एग्जिट पोल बीजेपी की जीत और ममता की हार का ऐलान कर रहे हैं, लेकिन यह वही बंगाल है जहां पर बीजेपी के कार्यकर्ता होने पर हमला हो जाता था, जहां पर बीजेपी के लिए वोट मांगने पर सरेआम पीट दिया जाता था। बंगाल में जहां बीजेपी के लिए जीत का ख्वाब देखना मना था, उस वक्त जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बने थे, उन्होंने बंगाल में भगवा लहराने का ऐलान किया था। आपसे हमें प्रेरणा मिलती है, क्योंकि आपके सामने कई वर्षों तक दूर दूर तक कहीं सत्ता नजर नहीं आई। जमानत बच जाए तो भी बहुत है, ये पता होने के बाद भी एक विचार के लिए, एक आदर्श के लिए, मां भारती का कल्याण हो, इस यज्ञ में हम भी कुछ आहुति दें, उस प्रकार से आप लोगों ने और 2-2, 4-4 पीढ़ी खपते थे। आपका ये त्याग, आपकी ये तपस्या, मेरे बंगाल के कार्यकर्ताओं का पसीना कभी न कभी तो रंग लाएगा। मोदी ने 2013 में जो कहा था वो 2026 में पूरा होता दिख रहा है, लेकिन बीजेपी ने बंगाल का चक्रव्यूह कैसे तोड़ा, कैसे कोलकाता की पहेली को सुलझाया, कैसे बंगाल की सोच को अपनाया और अपनी सोच को बंगाल को समझाया, इसके जवाब में 2 नाम आते हैं। पहला नरेंद्र मोदी, दूसरा अमित शाह। 2014 के चुनाव में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत के बाद अमित शाह बीजेपी के अध्यक्ष बने थे। अध्यक्ष बनने के बाद जब अमित शाह पहली बार बंगाल गए थे तो उन्होंने 2014 में बंगाल में परिवर्तन की शुरुआत कर दी थी। हमें मालूम है कि परिवर्तन होता है तो अचानक नहीं होता है, धीरे धीरे होता है और परिश्रम से ही परिवर्तन होता है। ये शुरुआत जो आपने की है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और मैं इसलिए प्रधानमंत्री जी और
भारतीय जनता पार्टी की ओर से आप सबके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। बंगाल वो राज्य है जहां से श्यामा प्रसाद मुखर्जी आते थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जिक्र इसलिए जरूरी है क्योंकि आज जिस विचारधारा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह बढ़ा रहे हैं वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के विचार थे। अपने गुरु के सम्मान में बंगाल में भगवा लहराना गुरु दक्षिणा के बराबर है, क्योंकि श्यामा प्रसाद नहीं होते तो कोलकाता और बंगाल कभी हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं होते। मित्रों, श्यामा प्रसाद जी का जीवन वैसे देखा जाए तो सिर्फ 53 साल का जीवन था और मेरे जीवन के 53 साल समाप्त हो चुके हैं, इसलिए मैं अच्छे से समझता हूं कि 53 साल के जीवन में कुछ नहीं हो सकता। मगर श्यामा प्रसाद जी ने 53 साल के जीवन में बहुत सारे काम किए थे। उनके सोचने की मैंने कभी देखा नहीं, मेरे जीवन में मौका नहीं आया उनको देखने का कभी, क्योंकि मेरे जन्म के पहले ही उनका देहांत हो गया था। अगर श्यामा प्रसाद जी ये न करते तो आज हिंदुस्तान का नक्शा ऐसा न होता, कलकत्ता भी भारत में न होता, पूरा पश्चिम बंगाल आज किसी एक व्यक्ति के कारण बचा है। एक व्यक्ति के कारण ऐसा कहना ठीक नहीं है, मगर मैं इसलिए कहने की धृष्टता कर सकता हूं, केवल और केवल श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इस बात को परखा था और उसको आंदोलन कर कर आज बंगाल बच गया था। भारतीय जनसंघ की स्थापना श्यामा प्रसाद जी ने सत्ता के लिए नहीं की थी। भारतीय जनसंघ की स्थापना अकारण संघर्ष के लिए नहीं की थी। भारतीय जनसंघ की स्थापना केवल और केवल सिद्धांतों के कारण और नीतियों के कारण की थी और एक नई पार्टी का बीज उन्होंने बोया। 1950 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने एक जनसंघ नाम का एक बीज बोया था। आज एक बड़ा वटवृक्ष बनकर भारतीय जनता पार्टी के नाम से पूरे देश में छांव फैलाने का काम कर रहा है और मैं मानता हूं ये श्यामा प्रसाद जी का बहुत बड़ा योगदान था। बंगाल में भगवा लहराने की कोशिश बीजेपी लगातार कर रही थी, लेकिन बंगाल में लेफ्ट और कांग्रेस बीजेपी को आगे बढ़ने नहीं दे रहे थे। बंगाल में पहली बार बीजेपी ने 1998 लोकसभा चुनाव में खाता खोला। 1999 बंगाल उपचुनाव में पहली बार बीजेपी एक सीट जीत सकी, लेकिन इसके बाद 2011 तक बीजेपी की उम्मीदें टूट चुकी थी। बंगाल जीतने की उम्मीद 2016 में पहली बार जागी, जब पहली बार बंगाल में बीजेपी ने अपना नया रिकॉर्ड बनाया। 2016 बंगाल चुनाव में पहली बार बीजेपी 3 सीट जीत सकी। इस चुनाव में बीजेपी को 10.16% वोट मिले थे। ये वो दस्तक थी जिसने नरेंद्र मोदी और अमित शाह को यकीन दिला दिया था बंगाल में परिवर्तन संभव है, बंगाल को मोदी पर भरोसा है। अगले 5 साल में बीजेपी ने लेफ्ट और कांग्रेस दोनों को पीछे कर दिया था। बंगाल में जिस बीजेपी को कोई भी पार्टी खतरा या चुनौती नहीं मानती थी, उनके लिए 2021 का चुनाव अकल्पनीय साबित हुआ। नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने बीजेपी को वहां पर खड़ा कर दिया जहां से बीजेपी को कोई हिला नहीं सकता था। 2021 बंगाल चुनाव में बीजेपी को 77 सीट मिली। वोट परसेंट 37.97% पर जा पहुंचा। कांग्रेस को सिर्फ 2.93% वोट मिले। सीपीआई को 4.73% वोट मिले। अब सिर्फ टीएमसी आगे थी, जिसको मिले थे 48.02% वोट। नरेंद्र मोदी अमित शाह की एक बड़ी खास बात है, एक बार ये जोड़ी जो ठान लेती है वो करके दम लेती है। 2021 में जिस तरह से बीजेपी चुनाव लड़ी थी उससे साफ हो गया बंगाल में बदलाव का नाम बीजेपी ही है। और लगता है 2026 में बदलाव की बारी आ गई है। पहली बार बंगाल में ममता बनर्जी टेंशन में है। टीएमसी ने ईवीएम में गड़बड़ी का आरोप लगाना शुरू कर दिया है। स्ट्रांग रूम में चुनाव आयोग की निगरानी में रखी ईवीएम को लेकर हंगामा शुरू हो गया है। भवानीपुर के स्ट्रांग रूम पर अचानक सीएम ममता बनर्जी पहुंच जाती हैं। जिस वक्त ममता स्ट्रांग रूम के बाहर पहुंची, उनके साथ एक गाड़ी भी पहुंची जिसमें टीएमसी का पोस्टर लगा हुआ था। गाड़ी के अंदर क्या था कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, जिसके बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हंगामा शुरू कर दिया।
पहली बार बीजेपी मैन टू मैन फाइट दे रही है। विरोध के बाद पुलिस ने टीएमसी की गाड़ी को हटवा दिया। जिस बंगाल में बीजेपी के कार्यकर्ता होने भर से मार दिया जाता था, उसी बंगाल में बीजेपी के कार्यकर्ता बेखौफ खड़े हैं, डटे हैं। जिस बंगाल में पहले लेफ्ट और फिर दीदी का नाम गूंजता था, वहां पर बीजेपी की शक्ति देखकर दीदी भी हैरान रह गए। दीदी ने कैमरे के सामने कुछ ऐसा कह दिया जो बताता है बंगाल में हवा भगवा की है। एजेंट को इतना अरेस्ट किया, इतना वन साइडेड हुआ, उसका बाद भी अगर ऐसा ईवीएम मशीन को लूट करने के लिए, अगर काउंटिंग लूट करने के लिए कोई कोशिश करे तो हम जिंदगी मत एक करके हम लड़ेंगे। और हम सब कैंडिडेट, सब चीफ इलेक्शन एजेंट को, जितना भी पार्टी है, सबको बोलते हैं आपका हक है, आप देखभाल कीजिए, बट डोंट क्वार, दिस इज नॉट द प्लेस फॉर क्वार। काउंटिंग का डेट में होता है, एक साइड और एक पार्टी रहता है और एक साइड एक पार्टी रहता है, और लोकतंत्र में चलता है, प्रेस भी एक साइड में रहता है। लेकिन ये तो ठीक नहीं है। हम आने से तुम स्लोगन शाउटिंग करेंगे तो हम बोलने तो वो तो गुजरात से आया स्लोगन शाउटिंग करने के लिए, इधर का लोकल गुजराती नहीं है जो फेसबुक में लाइव कर रहा था। मैंने देखा, मेरे को पास भेजा प्रेस। लेकिन आप बोलो, हमारा तो एरिया है, हम एक सेकंड में बोलेगा तो कॉल इंसिडेंट से हम 10,000 लेके इधर में खड़ा कर देगा। हमको बाहर से ले आने का जरूरत नहीं है। स्ट्रॉन्ग रूम की ये तस्वीरें बहुत खास हैं। बंगाल में राजनीति कितनी बदल गई है, बीजेपी कितनी स्ट्रॉन्ग हो गई है, उसका सबसे बड़ा सबूत है दीदी के सामने जो शख्स बैठा है, वो बीजेपी के एजेंट एडवोकेट सूर्यनील दास हैं। इस कुर्सी पर शुभेंदु अधिकारी भी बैठ सकते थे। बंगाल में बीजेपी की फोर्स बहुत मजबूत हो चुकी है। जिस सड़क पर बीजेपी के कार्यकर्ता निकल नहीं सकते थे, वहां पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं की पैदल आर्मी मार्च करती है। बंगाल में अब ममता की मनमानी नहीं चलेगी। बंगाल में जो जोश आज नजर आ रहा है, जिस तरह से बीजेपी के वर्कर्स बेखौफ निकल रहे हैं, उसके पीछे शाह की वो रणनीति है जो उन्होंने 1 साल पहले 2025 में बनाई थी। हम भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता बंगाल की जनता को आश्वासन भी देना चाहते हैं और वादा भी करना चाहते हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के साथ ही यहां की विरासत को हम पुनर्जीवित करेंगे। मैं फिर से एक बार कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के लिए ये बंग भूमि बहुत पवित्र और बहुत मायने रखने वाली है, क्योंकि हमारी स्थापना, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना, भारतीय जनसंघ की स्थापना यही बंग भूमि के बड़े नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की है। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना से स्वामी विवेकानंद और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, इनका अनुकरण भारतीय जनता पार्टी ने अपने सभी सिद्धांतों के अंदर किया है। हम 3 सीट पर थे, 77 पर पहुंचे हैं और 77 से अब एज अ मुख्य विरोध पक्ष हमारा अधिकार है कि विफल सरकार को उखाड़कर हमें जनता शासन देगी। हम 77 सीट पर ऐसे नहीं पहुंच सकते, 18 सीटें ऐसे नहीं जीत सकते हैं। हमारा काम बूथ तक पहुंच चुका है, इसी के कारण हमें सफलता मिली है। 31 मई 1 जून को 2025 में शाह ने बंगाल का पहला दौरा किया। 25 दिसंबर 2025 को दूसरी बार बंगाल गए। 29 दिसंबर 2025 में तीसरी बार अमित शाह बंगाल पहुंचे। अमित शाह को बार बार बंगाल जाते देख विपक्ष ने कई बार इसको मुद्दा बनाने की कोशिश की। अमित शाह 2014 से बंगाल में संगठन को मजबूत बना रहे थे और नरेंद्र मोदी वोटर्स के मन में टीएमसी का डर निकाल रहे थे। नरेंद्र मोदी ने इस बार बंगाल की उन गलियों में रोड शो किया जहां किसी को उम्मीद नहीं थी। मोदी जिस तरह से जनता के करीब आए, जिस तरह से उन्होंने सीधे बंगाल से कनेक्ट किया, उसने बंगाल के वोटर्स में यह भरोसा जगा दिया, मोदी उनके साथ हैं। प्रधानमंत्री मोदी आमतौर पर देश में कहीं भी चुनाव प्रचार करने के बाद रात में दिल्ली लौट आते हैं। ऐसे कई उदाहरण हैं जब उन्होंने एक दिन में 3 या 4 रैलियों को संबोधित किया और फिर दिल्ली लौट आए।
लेकिन बंगाल चुनाव के दौरान इस परंपरा को मोदी ने तोड़ दिया। वो कई बार बंगाल में रुके। बंगाल में दीदी ने मोदी को बाहरी दिखाने की कोशिश की, लेकिन जिस तरह मोदी ने बंगाल से अपने आप को जोड़ा, इसका इम्पैक्ट बंगाल के गांव-गांव में पड़ा है। एक वक्त था बंगाल चुनाव में कहीं भी बीजेपी का नाम सुनाई नहीं देता था। एक दौर ये है जब बंगाल में सबसे ज्यादा बीजेपी का नाम सुनाई दे रहा है। अगर बंगाल बीजेपी जीतती है तो बीजेपी का अंग बंग कलिंग प्रण पूरा हो जाएगा। अतीत में जब भारत समृद्ध था तब उसके 3 मजबूत स्तंभ थे, अंग, बंग और कलिंग। अंग यानी बिहार, बंग यानी बंगाल और कंग यानी कलिंग यानी ओडिशा। ये तीनों स्तंभ कमजोर हुए तो भारत के सामर्थ्य को भी झटका लगा। और इसलिए मैं 2013 से प्रधानमंत्री बनने से पहले से इस बात को पूरे कमिटमेंट के साथ कह रहा हूं कि जब पूर्वी भारत आगे बढ़ेगा, पूर्व का उदय होगा तो देश आगे बढ़ेगा। बीते समय में अंग यानी बिहार ने कमल खिलाया है, कलिंग यानी ओडिशा ने कमल खिलाया है, अब बंग यानी बंगाल की बारी है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, पुडुचेरी में भगवा लहरा चुका है। अब बंगाल के भगवाकरण की बारी है। बंगाल की 294 सीटों का चक्रव्यूह लगभग टूट चुका है, लेकिन बीजेपी यही नहीं रुकी। बीजेपी ने अगला कदम केरलम की तरफ बढ़ा दिया है। केरलम में लेफ्ट के सत्ता से बाहर होने के आसार बन रहे। केरलम में यूडीएफ को 69 सीटें मिल सकती हैं, एलडीएफ को 64 सीटों का अनुमान है, बीजेपी को 7 सीटें मिलने की उम्मीद है। केरलम में सरकार बनाने के लिए 71 सीटें चाहिए। अगर केरलम में त्रिशंकु विधानसभा बनती है, नतीजे हंग असेंबली की तरफ बढ़ते हैं, तो बीजेपी को अपनी सीटें और बढ़ाने का मौका मिलेगा। केरलम में बीजेपी और मजबूत बनेगी। केरलम में भी बीजेपी का सफर 0 से शुरू हुआ था, लेकिन अब बीजेपी नए इतिहास रचने की तरफ बढ़ चुकी है। एक बात तो तय है, जिस तरह से बीजेपी चुनाव लड़ती है, चुनावी नींव रखती है, जिस तरह से बीजेपी के बड़े नेता से लेकर बूथ कार्यकर्ता तक मैदान में जुड़ जाते हैं, हिंदुस्तान का हर चुनाव बीजेपी आज नहीं कल जरूर जीत सकती है।